जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, उनके मन में अब भी आशंका है कि आखिर स्थितियां सुधरेंगी कब वापस दोबारा बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उनकी पढ़ाई में जो असर पड़ रहा है उसको कैसे दूर किया जाएगा। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका निशंक जी। धन्यवाद। निशंक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सब जानना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज आखिर कब से खुलेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंता है। इस पर सरकार का रुख क्या है? मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में यदि स्कूल धीरे धीरे भी खुलेंगे तो उसके लिए भी हमको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये कोहराम मचा है और पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, तो हमारे पास जो हमारे छात्र हैं, हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए जब भी सामान्य सी स्थिति आएगी फिर हम लोग ये विचार करेंगे कि किस सीमा तक और कब तक और कितने ढंग से छात्रों को हम स्कूल तक लाएंगे, उसकी प्रतिशत कितना होगा। तो ये अभी जो स्थितियां हैं आगे आने वाले समय में हम लगातार इस पे विचार भी कर रहे हैं और सोचेंगे, लेकिन हमारी शीर्ष प्राथमिकता अपने बच्चे के भविष्य का है, अपने बच्चे की सुरक्षा का है, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा का है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए उसके भविष्य को और उससे भी पहले उसके जीवन की रक्षा को, इन दोनों में हम बेहतर समन्वय बनाने का कोशिश करेंगे। सर, कोरोना महामारी के दौर में बच्चे और उनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई भविष्य को लेकर बहुत आशंकित है, ये आप भी जानते हैं, लगातार आप एड्रेस भी कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री उनके डर को इस वक्त जब आपको देश सुन रहा है कैसे दूर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब अभिभावक के बच्चों में इस डर का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। मैं छात्रों आपसे भी मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ, अभिभावकों से भी लगातार मैं संवाद कर रहा हूँ, सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रीगण से भी मैं संवाद कर रहा हूँ और अब शिक्षकों से भी लगभग मेरा संवाद होता है और एक अलग से भी दिन हम लोग अभी विचार विमर्श करने वाले हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि इन विषम परिस्थितियों में भी हमने रास्ता निकाला है। ऑनलाइन ये पाठ्यक्रम कैसे आप तक पहुँचे, ये हमने कोशिश की है और वो जो स्कूली शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा शीर्ष तक हम लोगों ने कोई कुरकसर नहीं छोड़ी, यथासंभव ये कोशिश की है। हम दीक्षा पोर्टल पर लगभग 80,000 पाठ्य सामग्री को लाई हैं, 1 से लेकर के और 12वीं तक की कक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने उस पर डाला हुआ है। और बाहर से भी जो विद्यादान 1 में हम लोगों ने जो लोगों से आग्रह किया था कि वो पाठ्य सामग्री को दें, शिक्षा भी दें, शिक्षक दें, जो कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हमको विद्यादान में दें, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सामग्री हमको दी है जो हमने उस पोर्टल पर डाला है। और विभिन्न राज्यों ने भी अपनी सामग्री तैयार करके दीक्षा पोर्टल पर डाला है। समृद्ध है वर्तमान में परिस्थितियों में दीक्षा पोर्टल है और ई पाठशाला जो हमारे एनसीईआरटी ने किया है और एनआईओएस ने भी बहुत सारे पाठ्यक्रमों को अपने उसमें डाला है। तो जहाँ स्कूली शिक्षा में हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त सामग्री दे रहे हैं, वहीं उच्च शिक्षा में स्वयं हो या स्वयं प्रभा हो, इन दोनों में तकनीकी शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक और अनुसंधान की दृष्टि से जो हमारा एनडीएल है, जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें लगभग 5 करोड़ पाठ्य सामग्री, शोधात्मक सामग्री, तरह तरह की ऑडियो वीडियो, तमाम प्रकार के चर्चाएं, वो सब कुछ उस पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं में, हिंदुस्तान की प्रमुख 10 भाषाओं में तो कम से कम उसको समृद्ध करेंगे हम, और हम तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम आपके पास तैयार हैं। और जहाँ तक
जिन छात्रों के पास, चाहे वो स्कूली शिक्षा है, चाहे वो उच्च शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा वाला छात्र है, यदि उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, यदि उसको लगता है कि नहीं वो नेट की भी सुविधा उसके पास नहीं है, तो उसके लिए भी हमने 24 घंटे चलने वाले ऐसे DTH पर स्वयं प्रभा के 32 चैनल चला रहे हैं, 32 जो 24 घंटे चलेंगे। और इतना ही नहीं, वो दूरदर्शन पर मिलेंगे आपको, और डिश TV पर मिलेंगे वो आपको टाटा स्काई पर मिलेंगे, वो रिलायंस पर मिलेंगे, वो जियो के मोबाइल ऐप पर मिलेंगे, और ये फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम लोगों ने, ये हमारे सामने जो बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती के सामने हमने कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाले हैं तेजी से, जिससे हमारा छात्र वो अपने घर पर पढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि अध्यापक भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, जुड़े हैं छात्र से, और अभिभावक भी हमारे छात्रा का मनोबल, विद्यार्थियों का मनोबल बनाया हुआ है और उसके साथ मदद कर रहा है, जो मेरी जानकारी है। इसलिए अब अभिभावक को भी न तो घबराने की ज़रूरत है और न छात्र को घबराने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सारी सुविधाएं तो नहीं मिल सकती हैं। इतना बड़ा संकट आया है, पूरी दुनिया करा रही है, पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, और हम तो इस संकट के समय में भी अपने छात्रों से संवाद किए हुए हैं, अभिभावकों से संवाद किए हैं, कोई रास्ता निकाल रहे हैं। वैकल्पिक हमने आपको छात्रों को पाठ्यक्रम दिया है और शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, चाहे वो स्कूली शिक्षा का है चाहे उच्च शिक्षा का हो। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मेरे अभिभावकों के मन में कोई संशय है या बहुत ज़्यादा डर है, और छात्रों को भी यही स्थिति है। लेकिन हाँ, इस बड़ी कठिनाई का हमको मुकाबला करना है, पूरी ताकत के साथ रहना है। कठिनाइयों में हम रास्ता निकालेंगे, और मुझे भरोसा है कि जिस गति से हम चल रहे हैं और जिस ढंग से मेरे छात्रों ने पूरा मनोयोग के साथ, मस्ती के साथ अपना अध्ययन भी शुरू किया है, इस पाठ्यक्रम को भी हमने थोड़ा सा कम किया है ताकि उस पर ज़्यादा बोझ ना हो। और मैं लगातार अभिभावकों से भी अनुरोध करता रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, थोड़ा सा उसको मस्ती के साथ इस समय उसकी मदद करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, और मुझे भरोसा है कि अभिभावक ऐसा कर रहे होंगे। इस बीच आपने, निशंक जी, इस बीच आपने 23 अगस्त को JEE परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। लेकिन सर, क्या आपको ये लगता है कि अगस्त तक कोरोना की स्थिति में सुधार हो जाएगा? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और आपको मालूम है कि पीछे के समय से जिस तरीके से चल रहा है, उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया के बहुत जो विकसित देश थे और जो अपने को बहुत आगे मानते थे, वो भी कैसी परिस्थिति में खड़े हो गए। हमारे देश का तो सौभाग्य, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय से पहले जिस तरीके से प्लान बनाया, आज पूरी दुनिया उनको देख करके अचंभित भी है और आशा भरी निगाह से भी देख रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का जो अनुशासन है, हिंदुस्तान का जो लाइन है, हिंदुस्तान जिस तरीके से एकजुट होकर इस बड़ी महामारी से लड़ रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का समय समय पर जिस तरीके से मार्गदर्शन मिला, जो निर्णय मिले, और पूरा देश राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए, अपने जीवन बचाने के लिए एकजुट हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए देखने लायक है, एक उदाहरण लायक है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे, और जिस ढंग से ये पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है, उसमें रास्ता निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि JEE की परीक्षाओं की आपने घोषणा की, JEE एडवांस की, नीट की, हाँ, हम लोगों ने जो JEE है, क्योंकि छात्रों के मन में असमंजस था, दुविधा थी, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक हमको समय न मिले और ये सूचना आ जाए कि नहीं JEE की परीक्षा, इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे एडवांस में इसलिए घोषणा करनी पड़ी है ताकि बच्चों को समय मिले और उनके मन में जो अस्थिरता है वो दूर हो। इसलिए 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच
जेईई की जो मेन परीक्षाएं वो छात्रों को देनी है, और जो नीट है वो नीट को 26 जुलाई स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल करके हमने 26 जुलाई की ये तिथि नीट की परीक्षा के लिए उन छात्रों के लिए तय की, जो लाखों छात्र जो उस परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये भी आग्रह था छात्रों का, अभिभावकों का कि ज़्यादा अच्छा होता कि जेईई एडवांस की भी तिथियां यदि घोषित हो जाती तो वो भी अच्छा था। तो वो भी हम लोगों ने बैठ करके तय कर दिया, मंत्रालय ने तय किया है कि जो जेईई जो एडवांस की परीक्षा है वो 23 अगस्त को उसको हम करेंगे। छात्रों के पास काफ़ी अच्छा समय, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वक्त का बहुत अच्छा वो लाभ उठाएं और पूरी मस्ती के साथ करें। तो मुझे लगता है कि जो भी समय है, जैसे परीक्षा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि कैसे करके परीक्षा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि परीक्षा किस तरीके से हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने सीबीएसई की जो परीक्षा हुई, जो उत्तर पुस्तिकाएं थी, उसकी जो जांच का किया है, और गृह मंत्रालय का मैं आभारी हूं, और गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि ये जो 3000 सीबीएसई के हम लोगों ने स्कूलों को केंद्र बनाया जांच के लिए, उन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं उनसे अध्यापक तक वो कॉपियाँ जाएं। 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं, और निश्चित रूप में उन अध्यापकों तक वो पुस्तिकाएं आज से हमने भेजनी शुरू कर दी हैं। और जो छूटी हुई परीक्षाएं हैं, लोगों के मन में ये भी शंका होगी, और आप जानना चाहेंगे कि जो सीबीएसई की जो छूटी हुई परीक्षाएं वो कब शुरू होंगी। तो आपको मैं बता दूं कि जो छूटी हुई परीक्षाएं हैं वो जो मेन विषय के हैं वो 29 हैं, और 29 विषयों की जो परीक्षा वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी है। और इधर कॉपियों की जांच होती रहेगी, तब तक ये 1.5 करोड़ से भी अधिक कॉपियों की जांच हो चुकी होगी, और जैसे वो परीक्षा खत्म होगी हम जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट तैयार करके और परीक्षा परिणाम हम लोग घोषित करेंगे। ऐसी उच्च शिक्षा में भी है। उच्च शिक्षा में 1 जुलाई से वो परीक्षाएं शुरू करने का है। उसमें भी हमने 2 विकल्प रखे हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति वाले हैं जो 1 जुलाई से भी परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई विकल्प निकाला है। और 1 जुलाई से भी जिस तरीके से किस तरीके से परीक्षाएं होनी है वो यूजीसी ने एक टास्क फोर्स बनाई है, किस किस तरीके से विश्वविद्यालय करेंगे। अपना अपना विश्वविद्यालय अपना निर्णय भी लेंगे, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे उच्च शिक्षण संस्थान IIT है, IIIT है, NIT है, आईसर है, IIM है और विश्वविद्यालय है, तो ये किस तरीके से उन परीक्षाओं को आगे करेंगे वो उन पर भी काफ़ी कुछ छोड़ा है कि वो अपने ठीक से व्यवस्थित करके कैसे करके सामाजिक दूरियों को भी बना करके, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए पहला विषय है छात्र का, तो उन सब को लेते हुए करेंगे। और जिन स्थानों पर तब भी संकट से मुक्तता नहीं मिल पाएगी, और जो रेड जोन में होंगे तब भी, तो उन छात्रों के लिए अलग से एक सुविधा देने की हमने बात की है, और उस सभी के संज्ञान में भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, बातें बहुत सीधी और सपाट आई हुई है। निशंक जी, एक जो विवाद है वो फीस को लेकर भी है। स्कूल की फीस को लेकर के अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। स्कूल वाले फीस वसूलना चाहते हैं ताकि टीचर्स की सैलरी दे पाएं, स्टाफ की सैलरी दे पाएं। दूसरी तरफ आप ये जानते हैं कि कई सरकारों ने लॉकडाउन पीरियड में फीस वसूलने पर सख्ती न करने के निर्देश दिए हैं। आखिर मानव संसाधन मंत्रालय का इस पर रुख क्या है? देखिए, जहाँ तक फीस का विषय है, ये जो शिक्षा राज्यों से जुड़ा विषय है, और हम लोग तो हमेशा आग्रह ही करते हैं, आग्रह अभी भी हमने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्देश दिए हैं। 2 चीज़ें हैं कि एक तो कुछ स्कूल 3-3 महीने का एक साथ शुल्क लेते हैं, उनकी एक परंपरा है, उनका अपना एक पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम है, उसी के तहत वो 3-3 महीने का एडवांस में लेते हैं। तो इस समय हम लोगों ने एक आग्रह किया सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से कि अपने अपने प्रदेश में यदि ये संभव हो सकता है कि 3 महीने का एक साथ वो शुल्क न लें,
महीने में निकाल लें तो थोड़ा सा अभिभावक को सुविधा हो जाएगी। और इस वर्ष हमने ये भी कहा है कि ये भी यदि कर सकते हैं वो तो थोड़ा सा इस दिशा में भी विचार करें कि जो हर वर्ष वो फीस 10% 15% जो संस्थाएं बढ़ाती हैं, इस वर्ष में किसी प्रकार का वो शुल्क न बढ़ाएं। ये 2 निवेदन हम राज्यों से ही किए हैं। अब वो राज्यों के हाथ पर हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बार बार ये सुझाव आते रहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या गरीब का बच्चा जो है पढ़े, उसके कठिनाई है, तो आप सबको मालूम है कि सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब के बच्चे को फ्री स्कूली शिक्षा दी जा रही है भारत सरकार की ओर से। उसको आपको मालूम है कि वो उसको फ्री पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। आपको मालूम है कि यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन दिया जाता है। आपको मालूम है कि उसको जो ड्रेस है, गरीब बच्चे को फ्री ड्रेस भी दी जाती है। इतना ही नहीं तो उसके यातायात के लिए भी भारत सरकार समग्र शिक्षा के तहत अनुदान देती है, मदद करती है और हजारों करोड़ रुपए का मदद करती है। तो जो गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ने से कभी बचेगा नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए फ्री व्यवस्था की है स्कूली शिक्षा के लिए, इसलिए उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सर, जब हम ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बात कर रहे हैं तो एक इसको लेकर के कई शिकायतें सामने आ रही हैं। पेरेंट्स में एक तो डर भी है कि कब खुलेंगे स्कूल, क्या इसी तरीके से आगे पढ़ाई, लेकिन कब तक, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार का प्लान क्या है, इसमें किस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, शिकायतों का तो वक्त अभी ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये वक्त शिकायतों का नहीं है, समाधान करने का है। हाँ, सुझावों का जरूर है। शिकायत और सुझाव में बहुत अंतर है और हम अपनी मनस्थिति भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है, उस संकट के समय में एक दूसरे को कैसी मदद हो सकती है, किस तरीके से एक भावना एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक जुड़ सकती हैं और जुड़ रही है। मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से पूरा देश एकजुट होकर के इस समय कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ऐसे समय में कुछ सुझाव यदि लोगों के होंगे और आ रहे हैं, लगातार सुझाव आ रहे हैं। मैंने छात्रों के साथ सीधे संवाद किया, करोड़ों छात्र मेरे से जुड़े, बहुत सारे सुझाव आए। जो सुझाव आए और कुछ लोगों के मन में भ्रम था, उसको स्पष्ट किया, और जो अच्छे सुझाव थे और जो हम कर सकते हैं हम उसमें कर भी रहे हैं। हम लोगों ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद किया, उनके भी बहुत सारे राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अभी शुरू किया, लेकिन वो भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं लगातार राज्यों की समीक्षा कर रहा हूँ, राज्यों के शिक्षा सचिव, उनके निदेशकों से, शिक्षा मंत्रियों से मैं लगातार संवाद मेरा बना हुआ है पूरे देश के। तो कुछ राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अभिभावकों से भी मेरा लगातार संवाद हो रहा है। उनके मन में जो कुछ सवाल थे, उनके मन के अंदर कुछ सुझाव थे, उनको भी हम बांट रहे हैं और उसका समाधान कैसे निकल सकता है हम लोग उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेषज्ञों से भी कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन शिक्षा में जो मदद कर सकते हैं उन कंपनियों के साथ भी हम लगातार संवाद कर रहे हैं। और अभी अध्यापक गण के साथ 14 तारीख को मैं अपने जितने भी अध्यापक गण हैं उनके साथ भी एक बार संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अध्यापक भी अद्भुत क्षमता है अध्यापकों में। और जिस तरीके से इस बीच मेरे अभिभावक और अध्यापक दोनों जीते हुए हैं मेरे छात्र पर कि किसी तरीके से उस पर दबाव भी ना हो और वो किस तरीके से मस्ती के साथ उस अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ा सके, ये दोनों की मदद से मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं लगातार पूरे देश के हर कोने से मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ, सूचनाओं को ले रहा हूँ और मुझे खुशी होती है कि अध्यापक अपना पहले से ज़्यादा समय दे रहा है और मुझे खुशी होती है कि अभिभावक भी उसको मदद करने में जुटा हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक कि जो भी सुझाव होंगे, सुझाव तो हमारे लिए संजीवनी है और जो भी सुझाव होंगे हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, करेंगे भी
कि वो हमारे बच्चे के लिए, इस देश की शिक्षा के लिए, उस भविष्य के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जो संभव होगा, सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। सर, लॉकडाउन में घर में बंद जो बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनके लिए एक संदेश क्या है आपका, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा आश्वासन शायद इस दौर में किसी से मिल सकता है तो वो आप ही हैं। तो कैसे कोरोना में भी बच्चे और पढ़ाई भी करें? और मेरा तो सब अभिभावकों से भी और छात्रों से भी मैं लगातार निवेदन भी कर रहा हूँ कि पूरी मस्ती के साथ ये जो समय है संकट का, इस महामारी से, इस संकट का सामना करना है, मुकाबला करना है, तो हथियार से नहीं मुकाबला होना है, अपने आप संयमित रह करके, अनुशासित रह करके, यही सबसे बड़ा शस्त्र और अस्त्र है। तो इसलिए पहले अपनी सुरक्षा है, अपने परिवार की सुरक्षा है, और फिर